नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से। और आज के न्यूज़ आप पहुँचा है इको गार्डन में धरना स्थल पर। धरना स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब पहले तो ये सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, अब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज हम उनसे उनकी पार्टी के विषय में भी जानेंगे और ये धरना स्थल पर क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है, इसके बारे में भी उनसे सारी जानकारी हासिल करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पर। जी आभार। आप इको गार्डन में हैं, यहाँ धरना स्थल पर क्यों आए यहाँ पर? देखिए, मैं एक बार पहले आया था तो मुझे विश्वास था कि बच्चों की बात जो है ना, पीड़ितों की बात सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार बहुत दावे करती है। जिस दिन मैं आया था उस दिन मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया कि अन्याय नहीं होगा। फिर उनके तमाम तरह से उनके जो ट्विटर हैंडल हैं सरकार के, उनसे वो आया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। फिर अभ्यर्थी खुद मिले जाके मुख्यमंत्री से, या उनके कोई डेलीगेशन कुछ गया था, तो मुख्यमंत्री ने भी अखबार में छपी, उन्होंने घोषणा की कि भाई 7 दिन में इसका निस्तारण हो जाएगा। नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले ये बच्चे वहाँ गए थे बीजेपी कार्यालय पे अपनी बात रखने के लिए। तो वहाँ इनके साथ जो है ना, जो जिस तरह से दलित पिछड़ों को गालियाँ दी गई, इनके साथ मारपीट की गई, बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस ने जानबूझ के जो है ना चिन्हित करके जो लोग लीड कर रहे हैं उनको पीटा, दबाने डराने काम किया। इससे स्पष्ट हो गया कि वो लोग न्याय देने के मूड में नहीं, वो इनको तोड़ देना चाहते हैं कि ये यहाँ से वापस चले जाएं। तो जब मुझे पता लगा तो फिर मैं इनसे वादा करके गया था कि जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा मेरा सहयोग रहेगा। तो मैं अपनी बात को कायम रखते हुए, और जो संवैधानिक अधिकारों के साथ उल्लंघन हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको वो क्यों हुआ है, ये सवाल सरकार से पूछने के लिए और उसका जवाब लेने के लिए मैं यहाँ हूँ। सवाल यही है ना, आप कह रहे हैं संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हो, बल्कि जितना 27% आरक्षण है उससे ज़्यादा 40% आरक्षण दे दिया। इतनी अच्छी सरकार तो नहीं है ये कि 27 में 40 दे देगी। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने और संसद ने आयोग बनाया है, संवैधानिक एक जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाया है, संस्था बनाई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसके नाम पे इन्होंने खूब वो किया कि देखो हमने बना दिया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में इसका जिक्र कर गए कि होना चाहिए पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आयोग बनना चाहिए। तो सरकार वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग ने इसमें रिपोर्ट दी है। उसकी जो अंतिम लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछड़े वर्ग आयोग ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का वायलेंस हुआ है, उल्लंघन हुआ है, और जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम व विनियमों का लागू को करने में उल्लंघन किया गया है, तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है, का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारी के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। यानी कि जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया है, जिन अधिकारियों ने ये तमाम तरह से जो है ना संवैधानिक अधिकार को वायलेंस करने का काम किया है, उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, गंभीर कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है चंद्रशेखर जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और वंचित जो हैं, जिनके सीटें बैठती हैं, जिनका अधिकार बैठता है, उनको लाभ दें। अब आप कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कौन है? मंत्री जो सरकार के आदमी, जो सरकार चाहेगी वो कहेंगे। मैं बहुत तो सारे ऐसे मामले जानता हूं। देखिए, मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। सरकार, सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, सदन के अंदर मंत्री करें और सदन के अंदर तो इसको खारिज कर देना चाहिए। इसको पिछड़े वर्ग आयोग के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इसका संवैधानिक दर्जा छीन लेना चाहिए। जी। अगर पिछड़ा वर्ग झूठ बोल रहा है या मंत्री झूठ, दोनों में से एक ही तो झूठ बोल रहा होगा ना। तो पिछड़े वर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट लागू की है तथ्यों के आधार पे, और मंत्री तो वहां खड़े होकर बोल रहे हैं। मंत्री जी, अगर मैं समझता हूँ इसका एक तरीका बहुत आसान है। जी नहीं, तो सवाल यही है कि मंत्री जी कह रहे हैं सदन के अंदर कि नहीं हमने ज्यादा आरक्षण दिया, और पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि आरक्षण घोटाला हुआ, जैसा कि कह रहे हैं करीब 16,000 सीटों का रिपोर्ट है, हुआ है। लेकिन अब सवाल ये कि झूठ कौन और सच कौन, इसका फैसला कौन इसका करेगा? फैसला सरकार कर सकती है आसानी से। जितने भी उन्होंने ये पद जो हैं, उसमें जो सीटें हैं ना, उन पे किन लोगों को चिन्हित वो किया गया है, उसको उस लिस्ट को जारी कर दे, किन लोगों को सीटें दी गई हैं, तो पता लग जाएगा अपने आप। जितने आपने ओबीसी कैटेगरी में दिए, जितने एससी कैटेगरी में दिए, एसटी में दिए हैं, और जितने आपने दूसरे लोगों को दिए, उसको लिस्ट आप जारी कर दे, तो अपने आप स्वतः हो जाएगा। नहीं, सरकार तो इसलिए लिस्ट जारी नहीं करती, नहीं तो कंट्रोवर्सी बहुत हो जाएगी। कैसी कंट्रोवर्सी? देखिए, अगर अन्याय हुआ है तो फिर उसके लिए जो है ना न्याय करना जरूरी हो जाएगा ना। तो न्याय कैसे होगा? न्याय के लिए फैक्ट चाहिए। हमने फैक्ट दे दिया अपनी तरफ से,
और पिछड़े वर्ग आयोग ने उसकी जांच करके रिपोर्ट लगा दी, और ये जांच जो उन्होंने हवा में तो नहीं की होगी, उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है सारे बीएसओ को बुलाया जिलों के और उनसे सबसे सूची संबंधित की, और जब उन्होंने देखा घोटाला तो उन्होंने तब ये रिपोर्ट वो की है। तो ये दोनों ही जो है ना अभी सरकार के अंग है, आयोग भी और मंत्री जी भी। सवाल यही है सर ना कि दोनों ही सरकार के अंग हैं, मंत्री भी सरकार के अंग हैं और पूरी कैबिनेट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सदन के अंदर वो ये बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि एक हफ्ते के अंदर हम सब करा देंगे, तो क्यों नहीं मामला सुलझ रहा है? ये देखिए फंसा ऐसा कहाँ है ना, मामला? जी, कथनी और करनी का फर्क हमें समझना पड़ेगा, चाल चरित समझना पड़ेगा। जब ये सरकार आई थी ना, तमाम नारे दिए थे इन्होंने। जब केंद्र में आई थी तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई से निजात दिला देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास कर देंगे। कुछ हुआ तो नहीं। 15 लाख देंगे, नहीं हुआ। उसी तरह से जब यहाँ आए तो कहा 70 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख का बैकलॉग तो अभी पड़ा है, वही नहीं पूरा कर सकते। और देखिए पहले भर्ती होती है ना, अभी एक भर्ती हुई, उसकी परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हो गया। पहले तो इनके पेपर लीक हो जाते हैं। पीटी की भर्ती में आप देखिए कैसी कानून व्यवस्था, इसमें पेपर लीक हो जाते हैं, और कौन करता है? और फिर उन पे उनको उनके खिलाफ सजा क्यों नहीं होती? ये कहीं से अंदर से तो निकलता होगा ना पेपर, ऊपर से तो नहीं निकलता। तो पहले भर्तियों में पेपर लीक कराते हैं, फिर जो दलित पिछड़े हिम्मत करके मेहनत करके आगे आ जाते हैं उनका अधिकार इस तरह छीनते हैं। तो ये तो भर्ती खुल गई है। अब मैं समझ रहा हूँ ना कि झूठ कौन बोल रहा है, इसकी सच्चाई ये है कि झूठ वो बोल रहा है जो बिना फैक्ट के बोल रहा है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना वो फैक्ट से बोल रहा है। नहीं तो मंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास पूरी कौन है फैक्ट मंत्री? मंत्री तो जनता ने बनाया है। सतीश द्विवेदी कह रहे हैं कि हमारे तो अरे उनको रखे, कहीं तो रखे उनको जनता। मैं कह रहा हूँ वो डेलीगेशन बुला के ना इनके सामने रख दे। मुख्यमंत्री ने 7 दिन में निस्तारण को कहा था, क्यों नहीं हुआ? मुलाकात तो हुई ना उन लोगों मैं क्या कह रहा हूँ, निस्तारण को कहा था, क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये क्यों बैठे? ये कुर्सी से बैठे 70 दिन से। इनके परिवार नहीं है, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके छोटे-छोटे 2-3 महीने के बच्चे हैं, उनके 70 दिन से बैठी हुई है। ये सरकार है? न्याय, अगर आपके तो अधिकार में न्याय बाधित क्यों कर रहे हो? देर क्यों कर रहे हो? क्यों बैठने को मजबूर कर रहे हो? आप मुख्यमंत्री कभी भी डाल देते कि ये पोर्टल पे लिस्ट देख लो, कहाँ ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी? भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो कंट्रोवर्सी कैसे होगी? आपने चोरी की है, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आप चीजों को छिपा रहे हैं, लेकिन इसलिए आप तो वकील हैं, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, आपको तो पता है कि सदन के अंदर रिकॉर्डेड होता है, सदन के अंदर आदमी कोई भी मंत्री झूठ नहीं गलत नहीं बोलता। यहाँ तो इस देश के तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरा। देखिए मैंने कहा ना, राज्यों ने लिख के दिया कि कोई नहीं मरा। कौन कह रहा है? हम बैठे सबूत जी, हम तो आपको गांव से हम पे यूनिट आंकड़ा दे देंगे। नहीं राज्य देते हैं ना आंकड़े, तो कि इतने ये पूरा जो है ना, फिर इस मीडिया को जो है ना बर्खास्त कर देना चाहिए, इन पे सब पे मुकदमे कर जेल भेजना चाहिए। मीडिया ने तमाम छापा, यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग। और मैं तो आपको डॉक्टर्स की वो दिखा दूंगा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के तमाम हॉस्पिटलों के ट्वीट दिखा दूंगा जिन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो आप समझिए कि जो हत्याओं पे झूठ बोल सकते हैं वो वैकेंसी पे झूठ नहीं बोलेंगे। जिनका चाल चित्र हमेशा से पिछड़ों के खिलाफ रहा हो, दलितों के खिलाफ रहा हो, जिन्होंने पिछड़ों के वोट के अधिकार पे लड़ाई लड़ी हो, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, वो आज इस बात को कहेंगे। वो तो हमेशा उनका चाल चित्र यही रहा है। और वो मंत्री जी क्यों सच बोल जाएंगे? सच बोलेंगे तो उनको पता नहीं लग जाए घोटाला हुआ है। नहीं तो अब आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से होना ही चाहिए कि अगर डाउट है ना कुछ, तो इसकी ना जांच करा देनी चाहिए सीबीआई द्वारा। देखो पिछड़े वर्ग के आय की रिपोर्ट आ गई, मंत्री जी कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सच तो ये है कि वो देना नहीं चाहते, तो इसकी सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच कराई, जैसे हमने हाथरस की कराई थी। आपको याद है उसमें कह रहे रेप ही नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और बाद में सीबीआई की रिपोर्ट में भी आ गया। ये तो यही मुख्यमंत्री थे, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दे दिया कि रेप नहीं हुआ। तो मैं तो इस सरकार को जानता हूं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जानता हूं, ये तो अपने जिले में न्याय दे सकते मुख्यमंत्री। इनके यहाँ अनीस कनौजा नाम के एक जो है ना सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई। ये आज तक उनके घर तो गए नहीं। ये दलितों पिछड़ों की बात करते हैं। ये आपको याद होगा, खूब छापा था मीडिया ने। जब दलित पिछड़े वर्ग के लोग इनके घर जाते थे तो ये पहले साबुन देते थे कि नहा लो। जिनको ये पास में बिठा नहीं सकते बिना नहलाए धुलाए, उनको ये अधिकारी कर्मचारी कैसे बनते देख लेंगे? अध्यापक समाज का आईना होता है। मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैं समझता हूं अध्यापक की वैल्यू। जब ये समाज में जाएंगे ना और अपने वर्ग के लोगों को या सब बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, तो पढ़ने से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो वो लोग तरक्की करेंगे, सवाल पूछेंगे। सरकार इससे डरती है कि लोग सवाल ना पूछे। अगर सरकार सच्ची है तो सामना क्यों नहीं करती? अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या? जनता क्या कर सकती है जी? अगर हम कोर्ट के लड़ने की बात है तो मैं कोर्ट में भी लड़ लूंगा, लेकिन मैं कोर्ट में इसको फंसाना नहीं चाहता। कोर्ट चला जाएगा, सरकार कहेगी अभी मामला कोर्ट में लंबित है। मैं तो जानता हूँ सरकार अपने आप बचाने के लिए कोर्ट जा सकती है। जब तक देखिए अभी हम लोग विपक्ष की भूमिका में, तो जब कोई पीड़ित है, सताया जा रहा है, उसके से अन्याय हो रहा है, और वो भी संविधान का वॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अब मेरा आंदोलन समर्थन है, जब तक ये लड़ाई हम जीतते नहीं, आंदोलन में हम लोग जारी रहेंगे। लेकिन ये आंदोलन 70 दिन हो गए आंदोलन चल रहा है, 700 दिन चले जी। ऐसी निकम्मी सरकार रहेगी तो किसानों का आंदोलन 9 महीने चल रहा है जी।
जब सरकार देना नहीं चाहती, उसकी नीयत नहीं होती, तो आंदोलन ही चलते हैं। और आंदोलन मैं क्या कर रहा हूँ, मजबूरी में होते हैं। जी, आपके लिए आरोप लग रहा है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर आए। अच्छा तो है, यही तो राजनीति है कि किसी के दुख की आवाज विपक्ष क्या करे। विपक्ष अगर कोई पीड़ित, तो उसकी आवाज ना उठाए। भाई अगर हमारे माध्यम से इनको न्याय मिलता है तो क्या बुराई है। जी, और यही राजनीति तो हम करना चाहते हैं कि अगर हम दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़कर उनके अधिकार उन्हें दिला दें जो नहीं दिए गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है जी, और 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को है। अब आप ये देखिए, मैं आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुश्किल से 2, आपको शायद जानकारी मुझसे बेहतर हो सकती है, जी, कितने एसएसपी इन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के अपॉइंट किए हुए हैं। आप मुझे बता दो अगर आपको पता हो। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 हैं शायद, तो 15-16 बैठते हैं हमारे आरक्षण के हिसाब से। अब वो जो ये जो टीचर बन रहे हैं ना, अपने लिए नहीं बन रहे हैं, ये इसलिए बन रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एजुकेट कर सकें। मैं तो राजनीति उस गेट के बाहर छोड़ के आया हूँ जी, और मैंने खुद आगे कहा, ये बता देंगे बच्चे कि कोई पार्टी का और मेरा नारा लगाएगा। मैं तो इनमें से एक हूँ। सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। एक सिपाही की भर्ती के लिए साहब 2 साल 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है लेकिन सुबह। भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाती है कि जो पिछली सरकारें थी उन लोगों ने इनका हक मारा। 27% आरक्षण, 49% आरक्षण लंबे समय से है, लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं की गई। हाँ, बीजेपी तो यहाँ कभी आई नहीं जी, और सेंटर में भी कभी नहीं आई। जी, उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने घोटाले किए, इन्होंने ये फूल मालाएं पहनाई, इन्होंने तो वहां कुंभ में भी घोटाला नहीं किया। क्या की रिपोर्ट झूठी है? क्या इनकी सरकारी एजेंसी है? इन्होंने जमीन घोटाला भी नहीं किया राम मंदिर में। इन्होंने जो कोरोना काल में जो मशीन 5 लाख रुपए की जो है ना आती थी, उसको 50 लाख में खरीद, इन्होंने कहा घोटाला किया। ये दूध के धुले लोग हैं। इनके ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आप ये समझिए ना, ये जो पैसा हमारे खून पसीने का पैसा जो टैक्स में हम देते हैं, जिससे प्रदेश सरकार चलती है, देश की सरकार चलती है, उस पैसे को जो होल्डिंग पे बाहर है ना, उस पैसे को तमाम तरह से ये जो बर्बाद कर रहे हैं, ये देश को नुकसान खुद कर रहे हैं। आर्थिक उसको जो अर्थव्यवस्था को नुकसान खुद कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई है प्रधानमंत्री को कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेचने पड़ रहे हैं? लीज थोड़ा ये बिक जाएंगे। और इसका असली लक्ष्य क्या है ना, मनुवाद को स्थापित करना है। आत्मनिर्भर बना रहे ना, कह रहे हैं कि अब आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। मैं बता रहा हूँ ना, आज भी आप ही समझते ना कि गैर बराबरी है, यहाँ भेदभाव है। अगर गैर बराबरी भेदभाव है, जब मुख्यमंत्री जैसे पद पे, मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो हटे तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया। आप समझते हैं, मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहने के बाद भी भेदभाव रहता है। ये तो पॉलिटिकल इंस्टेंट मैं क्या करना है, क्यों पॉलिटिकल? ये सामाजिक संदेश नहीं है क्या? जब मुख्यमंत्री फिर साबुन से इसका कोई प्रमाण है क्या मैं कि क्या कह रहा हूँ? 5 KD धुलवाया? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 5 KD धुलवाया। मैं क्या कह रहा हूँ? जी, देखिए, समझना ही पड़ेगा असली लक्ष्य क्या है। बीजेपी के ना कुछ लक्ष्य हैं। जी, वो लक्ष्य ये है कि इस देश में मनुवाद को स्थापित करना है, संविधान द्वारा जो व्यवस्था उसको खत्म करना है। उसका तरीका क्या है कि आरक्षण की वजह से SC ST OBC के जो लोग हैं, वो लोग सिस्टम में बैठ गए हैं। DM बन गए, SSP बन गए, टीचर बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो ये जो है ना, ये चाहते हैं किस तरह से इसको सबको प्राइवेट करके, एक तो आरक्षण खत्म हो जाएगा इसमें। भाई प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे लोग हैं उनको चिन्हित करके निकालना आसान है, कि वो चिन्हित तो है ही पहले से। फिर उनको कहेंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हो, आप लायक नहीं रहे हो, आपकी आंखों में कमी है, आपके से कमी है। पहले से हम इसके भेदभाव के ना शिकार हुए हैं, अब और होंगे, तो सब निकाल दे जाएंगे। अपने लोग स्थापित, लेटरल एंट्री इसी का एक जरिया था। तो जो वहां से नहीं कर पा रहे ना आरक्षण व्यवस्था खत्म, वो ऐसे कर रहे हैं। आरक्षण पर आघात करें। चलिए, अंत में क्या होगा? आज तो हम 5000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, 18,000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। वो जो लाखों बैकलॉग में हमारी सीटें बैठेंगी, लाखों, वो खत्म हो जाएंगी। तो सारा जो है ना, जो ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनके दलित पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ने लगे हैं जी, इनका मानसिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ, उससे नफरत है सरकार को। उनके एजेंडे में तो ये था कि वोट का अधिकार भी इन पे नहीं होना चाहिए। उनके बड़े बड़े नेता यही कहते थे कि ये क्या करेंगे वहां पिछड़े वर्ग के लोग जाके, क्या हल जलाएंगे, क्या तेल निकालेंगे। तो अब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों ने ये समझ लिया है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मैं भी नहीं समझा सकता, आप भी नहीं समझा सकते। इनसे आप पूछो, सवाल पूछो, जवाब मिलेगा जी। तो ये यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ये अपने इस घोटाले में जो इनका अधिकार छिना, ये उसको चाहते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे ब्रेक का चला। आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, हम यूं गए और यूं वापस आएंगे और अब सवाल पूछेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भीम आर्मी की स्थापना इसलिए की गई है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को काटा जा सके। और आरोप ये भी लगते हैं कि ये भी सवाल का जवाब लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही आपको आगे प्रमोट कर रही है। कितना सच है, इस सवाल का भी जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, आपके पर आरोप तो ये लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है और आप भाजपा को ही पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, जो गलत करता है मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगते हैं, लगाता कौन है उसका नाम बताओ मुझे। नहीं, परसेप्शन, जनरल परसेप्शन यही है। किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया जिनको अपनी कुर्सी का खतरा महसूस हो रहा है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था ना ये इसलिए बनाई गई थी, लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था कि अंतिम व्यक्ति भी अपने जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आगे बढ़ सके, वो तैयार करके एकजुट करके समाज को, और वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन ये राजतंत्र किसने किया? लोकतंत्र कहाँ है? ये आप इसको लोकतंत्र समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र है कहाँ? कोई बोल सकता है, कोई अपनी बात रख सकता है, कोई आंदोलन कर सकता है। पहले भी होते थे आंदोलन, सरकार में तो नहीं हो रहे। तो ये कुछ नहीं है। अगर कोई जरा सा बोल जाता है तो उस पर एनएसए लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है ना लोकतंत्र को मानती नहीं है। तो ये राजतंत्र है, पैसे वाला नेता होता है, नेता का बेटा नेता होता है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। तो राजतंत्र में गरीब कैसे आ जाएं, और गरीब अगर आ रहे हैं तो उनसे तो कुछ ना कुछ तो नफरत की जाए। क्या कभी परिवर्तन को स्वीकार किया किसी ने? कभी नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बाबा साहब ने कहा रानी का बेटा जो है ना राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो मेरे ऊपर आरोप वो लगाते हैं जिनको ये डर है कि एक गरीब का बेटा जो है ना, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, ये आगे बढ़ के इस व्यवस्था को परिवर्तन ना कर दे जिसको हमने सहयोग से बना रखा है। नहीं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का 23% वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक था, उसको तितर बितर करना, उसको बांटना है, इसलिए आपको खड़ा किया गया है। 10 साल हो गए सरकार नहीं आई उनकी, तब तो मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। आप मुझे बताओ, काम वो नहीं करते, जनता उनको समर्थन नहीं करती, उनकी नीतियां गलत हैं, जनता उनसे नाराज है। नहीं, इसका ताज़ा उदाहरण आपके जिला पंचायत का चुनाव है ना, सहारनपुर में आपने अपने जिला पंचायत के लोग खड़े किए, आपके जो उम्मीदवार थे उसको 3700 वोट मिले और बसपा का व्यक्ति हारा मात्र 400 वोट से। तो 3700 देखो, पहली बार में अगर 3700 लोगों का समर्थन मिल रहा है गांव देहात स्तर पे, ये लोग, अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज बताता हूँ क्यों हुआ नुकसान। अभी बताना आप मुझे कैसे हुआ नुकसान। शहर के लोगों से ज्यादा तेज है गाँव के लोग। जब प्रधानी का चुनाव होता है ना, 20 कैंडिडेट होते हैं, 20 को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब आप ये समझिए, अगर वो गांव का वोटर, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव का चुनाव था, गांव के लोगों ने हमें स्वीकार किया, गांव के लोगों ने हमें मत दिया, तो विश्वास बना होगा ना। और वो विश्वास के हम पे तो कोई पैसे नहीं उनको देने के लिए, कोई ऐसा भी नहीं कि हम कोई ऑफर दे दें। तो इसलिए हमने उनका अपने काम से उनका विश्वास जीता। उनको कैसे नुकसान हुआ? क्या उनका कोई बंधुआ है वोटर? वो नहीं, तो उनके जो 27-28 जीते थे वो 14 पर आगे 50% जीते वहां उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। आप ये बताओ मुझे, जहां उनके ज्यादा जीते थे, बीजेपी से भी ज्यादा थे, समाजवादी ज्यादा थे, कांग्रेस से ज्यादा थे, वहां उन्होंने क्या अध्यक्ष बनाया? उन्होंने तो नकार दिया कि भाई हम तो लड़ेंगे ही नहीं। आप ये बताओ, जिस टीम का सेनापति ये कह दे भाई मैं मैदान से भाग रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, तो वहां की सेना लड़ पाएगी? अब आप देखो, जितनी बीजेपी जीती है ना, जहाँ चुनाव हुआ है, कुछ जगह तो उन्होंने दबाव से नहीं होने दिया, जहाँ जीती है ना उसमें समर्थन देखो किसका। लोग आप पर आरोप लगा रहे हो और आप मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है। मैं नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आपकी बात से तो यही मिलकर कैसे होता है? जी, सरकार किसने मिलकर बनाई भाजपा से? मैंने या उन्होंने? आप बताओ। बीजेपी के लिए वोट मांगने 2002 के दंगे के बाद कौन गया? मैं या वो? मोदी के लिए वोट मांगने के लिए? नहीं, ये भी आरोप लग रहे हैं। ये किसका मसला है? जी, इन्हीं की वोट से तो बने हैं। कोई कभी इनके बीच में कोई आया? जब 2 अप्रैल को तमाम दलित समाज के लोग सड़कों पे निकले थे, आंदोलन किया था, उनमें जो बच्चे जेल गए थे, उन पे जो मुकदमे हुए थे, उनकी सुनवाई करने के लिए कोई पहुंचा? जब 13 पे रोस्टर पे सारी पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही थी, तब वो कहाँ थे? जब वो बहुजन की बात करते हैं, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान भी आते हैं उसमें, जब वो CNPR NRC पे भाजपा का समर्थन करते, तब वो क्या करते हैं? तो देखो भाई, मैं समझता हूँ कि एक तो मेरे अंदर ना, मेरे साथ 3 गलतियां हैं जो दूसरे लोगों को लगती है कि एक तो एक नौजवान है, दूसरा एक गरीब है, और तीसरा ये दलित जाति से आता है। ये उनको मेरे अंदर कमजोरी लगती है और मुझे अपनी ताकत लगती है कि मैं एक तो नौजवान हूँ। नौजवान इस देश में 51% है और नौजवानों ने हमेशा परिवर्तन किया। क्रांति की जो ज्योति है ना, वो नौजवान जलाते हैं, बलिदान भी वो देते हैं। कोई सा आंदोलन उठा के आप देख लो, तो नौजवानों का समर्थन मुझे मिलता है, तो ये मेरी ताकत है। एक सेकंड, 2 और बच गई हैं।
दूसरी गरीब। तो हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं उनमें से आता हूँ जो रोज़ समस्या को झेलते हैं, जिनको रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उनकी समस्या को जानता हूँ, तो मैं उनका निराकरण करना चाहता हूँ। अमीर को क्या पता, जिसके घर में एसी लगी उसको क्या पता कि खेत में जब काम करता है तो पसीना कैसे निकलता है। जो धरने पे नहीं बैठा उसको क्या पता कि धरने में किस लेकिन तरह होता है। आप अपने आप को गरीब कर रहे हैं और आप तो अमेरिका जाने का ख्वाब कह रहे थे कि अब पढ़ाई के लिए तो गरीब अमेरिका नहीं जा सकता है? आप बताओ, सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये जो बच्चे यहाँ IAS IPS बने होंगे ना, तो क्या वो अमीर थे? वो मेहनत से बने हैं और उन्होंने अवसर तला रहे हैं। उनके परिवार ने क्या तो जमीन बेची हो, क्या तो उनके परिवार ने सारे बच्चों के अधिकार छीन के जो है ना, उनके खुशियाँ छीन के, उनके सपने छीन के एक को आगे बढ़ाया हो कि चलो कोई एक तो बढ़ जाए। मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा, मैं समझता हूँ ना कि एक सरकारी नौकरी क्या होती है। तीसरी जो है ना मेरी जो ताकत है, वो कहते हैं कि वो बार बार कहते हैं कि ये दलित वर्ग के एक बड़ी आबादी है और दलित जोड़ना जानता है, क्योंकि वो अपने जैसे लोग जो सताए गए लोग हैं, जो अपने जैसे लोग जो पीड़ित हैं, उनके साथ वो संबंध बना लेता है, भाईचारा बनाता है। इसलिए दलितों में ताकत होती है। यही तो बात है ना कि जो अब दलितों में 2 वर्ग बांट दिए, जाटो और नॉन जाटो। किसने बांटे? जी, किसने बांटे? सारा दलित एक है। और कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम बहुजन हैं। हम दलित बने, हम पिछड़े बने, हम और कुछ बने, हम शोषित बने, वंचित किसने बनाए? तो ये समानता कब आएगी? ठीक है, जात जो है ना, ये जात हमने नहीं बनाई। देखिए, एक ही जगह से बच्चे पैदा होते हैं और एक ही प्रक्रिया से होते हैं, तो पैदा होने वाला आदमी में ऊंच और नीच जाति कैसे हो सकता है? ये जिसने बनाई ना, उनको समझना चाहिए कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है और उनको इसमें रोल भी अदा करना ठीक है। चाहिए। अब मैं अपने दोबारा वो आपका सवाल पे आता हूँ। आपने बहुजन समाज पार्टी का काफी नुकसान कर दिया, कई जिलों में जिला पंचायत के उनके लोग हार गए और अब मैंने अपने लोगों का भला किया है। हमने अपने लोगों के अंदर लीडरशिप तैयार की है। हमने नौजवानों को, गरीबों को लड़ने का मौका दिया है, उनको प्लेटफॉर्म दिया है। मायावती से बड़ा एक गरीब दिखा दीजिए ना। मायावती से बड़ा कोई दलित लीडर हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ, समय बताएगा। मैं तो काशीराम साहब से बड़ी होगी क्या वो? उन्होंने अपने सिद्धांत बदले, अपनी नीति बदली, अपना संघर्ष बदला। कोई पिछले 5 साल में कोई आंदोलन शुरू तो बताओ। लेकिन आपने मैं तो क्या कह रहा हूँ, आपने उनको बुआ कहा, उन्होंने मना कर काशीराम दिया। साहब ये कहते थे कि सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पिछले 5 साल में उन्होंने कोई एक आंदोलन किया तो आप बता दो। जब चुनाव हार जाते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब चुनाव हार जाते कहते हैं ईवीएम से हार गए और फिर पूरे 5 साल ईवीएम पर जिक्र नहीं करते। अब ईवीएम का भी इलाज हम करेंगे, आप देखना। ईवीएम पे भी सबसे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हम तो आंदोलनकारी हैं और आंदोलन से अभी हम देखो, हम पे कुछ नहीं, आंदोलन से परिवर्तन कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में होंगे, कोई दलित पिछड़ों का अधिकार छीन लेगा? कोई दलित या पिछड़े वर्ग की बहन के ऊपर लाठी चला देगा, उसकी खाल खींच लेंगे? नहीं, आप भी जाट और मायावती भी उसी कास्ट से बिलोंग करती है, तो दोनों में मिलन क्यों नहीं कौन होता? कह रहा है? आप बता रहे हैं मैं जाट हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मैं बहुजन हूँ। वो सबीरपुर का मामला इतना गंभीर था और मायावती को लगा कि कहीं आप बहुत बड़े नेता ना बन जाओ, इसलिए वो खुद वहां पहुंच गई। आप चाहते हैं मैं उनसे लड़ूं? मैं क्यों लड़ूं उनसे? नहीं, लड़ने की बात नहीं। आप उनको नेता नहीं मान रहे, वो आपको नेता नहीं मान रहे। मैं क्यों कहूँ कि मुझे नेता माने? बड़ी है वो क्यों मानेगी मुझे नेता? वो तो बेटा मान ले, वही बहुत है। मैं नेता मान लेता हूँ, इससे क्या फर्क हो जाएगा? लेकिन वो आपने कहा वो हमारी, मैंने नेता मान लिया तो अच्छा बताइए, मैंने गठबंधन के लिए भी उनसे कहा। आपने कहा वो मेरी बुआ है, वो करी नहीं, हमारा कोई भतीजा नहीं। अच्छा, मैं तो आज भी कह रहा हूँ बुआ है, तो मैंने तो मान लिया। अब आप जाके कभी उनसे बात करके देखना, आपको घुसने नहीं देंगे वहाँ वो। समझ रहे हैं? उनका कार्यकर्ता तो उनसे मिल नहीं सकता जो 30 साल उनके लिए जो है ना चप्पल घिसता है, लाठियाँ खाता है, आंदोलन करता है। ये ना जो आज मुझे सिखा रहे हैं ना, मैं उनको बता देता हूँ। बरेली में शराबबंदी का आंदोलन हुआ था, माननीय काशीराम साहब 1 से 100 महीने जेल रहे थे और पूरे देश, जब ये मंडल कमीशन लागू हुआ ना, उसके लिए काशीराम साहब 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिए थे। उसी प्रक्रिया तो आगे बढ़ा रहा हूँ और हर दिन गिरफ्तारियाँ होती थी। आज अगर हम गिरफ्तार देते हैं तो वो लोग हम पे आलोचना करते हैं, अरे ये जो व्हाट्सएप का वो है ना, मेरे खिलाफ जो व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं, व्हाट्सएप जो है ना यूनिवर्सिटी, ये जिन लोगों ने चलाई उनको पता लग जाएगा। अगर कोई गलत होगा जनता के सामने आ जाएगा और कोई झूठा होगा वो भी जनता के सामने आ जाएगा। कल आपकी मुलाकात बड़े कई दिग्गज नेताओं से हुई। शिवपाल जी से आपकी मुलाकात हुई, आपकी मुलाकात उवैसी साहब से भी हुई, ओम प्रकाश राजभर जी से भी हुई। ये क्या खिचड़ी पक रही? खिचड़ी कहाँ है? राजनीति हो रही है। वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, माइनॉरिटी के नेता हैं और बड़े नेता हैं। अब मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई बताओ, इतना जब बवाल हो रहा है आप लोग क्या कर रहे हो? 69 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित बच्चों का हक छीन रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? मैं उनको भी कह रहा था आप भी आंदोलन में आओ। तो मुलाकात करना गलत नहीं है। राजनीतिक दल अभी देखो, वो लोग तो आंदोलन, हाँ वो कहीं बिजी हैं, उनके पहले से प्रोग्राम लगे हुए हैं। वो कह रहे थे हम आएंगे जरूर। लेकिन आप लोग की एकता कैसे होती है? राजभर कोई प्रोग्राम करते हैं तो वैसे ही नहीं जाते हैं, वैसे ही आते हैं तो राजभर कहीं चले जाते हैं। अब ये तो उनसे पूछो ना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कल वहाँ था, दोनों आए तो मैंने दोनों से मुलाकात की, फिर शिवपाल जी से मुलाकात की। राजनीति में मुलाकात करना, बात करना जरूरी होता है।
पता लग जाएगी। मैं उनसे ये कह रहा था कि हम एक बड़ा अलायंस बना के बीजेपी को रोकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी रहेगी तो दलित पिछड़े जो है ना 5 साल में बहुत पीछे चले जाएंगे। आप करें बीजेपी को रोक दें, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, मैं गरीब का नेता हूं, इसीलिए लोग। तभी तो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की तो देन है। आयोग उन्होंने तो बनाया ये पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी गलती की सजा तो ये लोग भुगत रहे हैं, समझ रहे ना। ये कह के कि मैं पिछड़ा जात का हूं, ऐसे तो बहुत नेता हैं, पूछो कोई सा आया क्या, समझ गए। जात का नेता से नहीं होता है, सामाजिक न्याय और वो ना संकल्प, वो समर्पण की भावना, उस दर्द को समझना, उसको समझने के लिए दिल चाहिए या फिर विचार चाहिए। तो हम पे विचार हैं। हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी नेता मानते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी नेता मानते हैं, जन्ना कपूर ठाकुर को भी नेता मानते हैं, मान्यवर काशीराम साहब को भी नेता मानते हैं, और हम जो नारायणा गुरु को भी नेता मानते हैं। तो आपने जो राजनीति आपकी चल रही है अभी फाइनल क्या शेप ले रहे, कुछ शेप ले रही राजनीति, किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, किससे गठबंधन होगा? बहुत लंबा समय है जी। राजनीति में, एक दिन बाद फैसले बदल जाते हैं। हम तो जो फैसला करेंगे अटल करेंगे जी, लेकिन प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाए। धन्यवाद। एक और सवाल, अभी बरसात हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं है, हम इसमें ही अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप मुझे बता दें, आपने एक बोर्ड लगाया द ग्रेट जाट, मैंने नहीं लगाया जी, ये तो गलत है जी, नहीं, ये बोर्ड गलत है, मैंने ऐसा कोई बार नहीं लगाया कभी। किसने लगाया बोर्ड ये? अरे आप दिखाओ मुझे कहाँ है बोर्ड। आपकी फोटो वायरल हो रही है, अच्छा, शबीरपुर में वो बोर्ड लगा हुआ है। तो द ग्रेट जाट का बोर्ड लगा क्या बुराई है जी भाई? जो भी जो है ना मेहनत करता है वो ग्रेट होता है, जी, तो उनके बोर्ड लगने चाहिए। मैं तो इन्हें भी कह रहा हूँ, ये सब ग्रेट हैं जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, धूप आंधी बैठे हैं, भूखे पेट बैठे हुए हैं। मैं भी सुबह से भूखा हूँ, ये भी बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोग किस तरह जीवन वो कर रहे हैं, तो ये ग्रेट है। अगर किसी को ग्रेट कह रहे हो तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, अब आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि अगर इन लोगों की बात नहीं सुनी गई तो आगे आपका आंदोलन कैसे चलेगा? कौन नहीं सुनेगा? जी, सरकार अगर नहीं मुख्यमंत्री सुनती- रहना उनको, जी, अगर मुख्यमंत्री रहना होगा तो सुनना पड़ेगा, नहीं रहना तो फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी के संस्थापक, जो कह रहे हैं कि वो दलित पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ की बात उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, अभी चर्चा चल रही है, तमाम नेताओं से बात भी हो रही है, वो कैसा शेप लेगी वो अभी थोड़ा रुक करके देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। चलेगा सफाई जल निकासी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा।